IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड करा जा रही है। ये हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है, जिसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो 70 बीपीएससी एग्जाम और यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के क्वेश्चन हम लगातार आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आप लोग जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। एक यूनानी सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ये मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा है? तो मौर्यकालीन समाज के बारे में 7 वर्ग हैं, इसकी जानकारी कौन दिया था? मेगास्थनीज ने दिया था। तो मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा था? पहला है, महिलाएं अंगरक्षक का कार्य करती थीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षक होती थी वो महिलाएं होती थीं। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। नहीं, समाज 7 वर्गों में विभाजित था। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। समाज में दास व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। बिल्कुल सही। तो मेगास्थनीज ने बताया है कि मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था नहीं थी। समाज में सती प्रथा का अस्तित्व नहीं था, यह भी बताया था। ठीक है, तो ये सब सही है, केवल बी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसे समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो याद रखना, कभी भी जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप ये जरूर यहाँ देखेंगे कि यहाँ सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला जो ऑप्शन है, समाज मतलब अशोक की राजज्ञाएं चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे चबूतरों पर उत्कीर्ण की गई थी, जिसे हम स्तंभ कहते हैं, और वो क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बलुआ पत्थर का उपयोग करके अशोक ने जो है शिलालेखों का और अभिलेखों का और स्तंभ लेखों का निर्माण कराया था। प्रत्येक स्तंभ के सिर पर हाथी, सांड, सिंह की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। बिल्कुल सही है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 तीनों सही है। तो इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के अभिलेखों में वर्णित प्रतिवेदक शब्द का अर्थ अभिलेख शास्त्रियों द्वारा क्या लगाया गया है? मतलब इसका अर्थ आज के अभिलेख शास्त्रियों जिन्होंने अभिलेख को पढ़ा था, उन्होंने इसका अर्थ क्या लगाया है? तो इसका अर्थ है संवाददाता। तो अशोक के अभिलेखों में इस शब्द का यूज किया गया है प्रतिवेदक का, तो इसका अर्थ होता है संवाददाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। आपको सबसे पहले इसी को गौर करना है। ठीक है। पहला ऑप्शन है, अशोक ने खरोष्टी लिपि में अभिलेख लिखवाए थे। बिल्कुल सही है। भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन यूनानी संपर्क का परिणाम था। बिल्कुल सही है। भारत में इसका प्रयोग जो है द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मौर्यकालीन समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य है या नहीं है, इस पर जरूर आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पहला है, चारों वर्णों के लोग सेना में भर्ती होते थे। ये बिल्कुल सही है। अपराध करने वाले ब्राह्मणों को यातना नहीं दी जाती थी। बिल्कुल सही है। महिलाओं को नियोग प्रथा की अनुमति नहीं थी। नियोग प्रथा की अनुमति थी, यह गलत हो जाएगा। तो यही सत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मोक्ष की अवधारणा विकसित हो चुकी थी। बिल्कुल सही है। लेकिन महिलाओं को नियोग प्रथा की अनुमति दी गई थी। और नियोग प्रथा क्या होता है? तो अगर किसी महिला के पति नपुंसक हो जाए या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या मृत्यु हो जाए, तो महिलाएं जो है अपने ही परिवार में किसी जो है देवर से या किसी अन्य पुरुष से शादी कर लेती थी। तो उसी को कहते हैं नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा का प्रचलन मौर्य काल में था। यहाँ लिखा है नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुराणों में सातवाहन शासन का उल्लेख है। बिल्कुल है। सातवाहन शासकों में 300 वर्षों तक शासन किया। नहीं, 350 वर्षों तक शासन किया। ये गलत हो जाएगा। तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासक यज्ञश्री सतकर्णी 165 से 194 ईस्वी के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित किया गया है? तो इस पर जहाज का चित्र अंकित है। जहाज का। तो इसका मतलब ये अनुमान लगाया गया कि इस समय विदेशी व्यापार होता था। ठीक है। तो जहाज का इसमें चित्र अंकित है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए और इनमें सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्कों का उपयोग किया था। करीमनगर और वारंगल ये तेलंगाना में है। ये लौह अयस्क की खाने हैं। ठीक है। बिल्कुल सही है।
सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया था, बिल्कुल सही है। उनके अधिकांश सिक्के शीशे लेड के थे जो उत्तर भारत में पाए गए थे, नहीं ये दक्षिण भारत पाए गए थे, इन शीशे के सिक्के इन्होंने चलाया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। ये उत्तर भारत नहीं दक्षिण भारत में चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ किन शासकों ने किया था? तो हमारे देश में भूमि दान की प्रथा, खासकर ब्राह्मणों को देने की जो प्रथा शुरू किया था वो सातवाहन शासकों ने किया था। गुप्त राजाओं ने इसको और व्यापक बढ़ा दिया था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, सातवाहन कालीन वास्तुकला के अंतर्गत कार्ले जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कार्ले की गुफा बहुत प्रसिद्ध है, और ये किसके लिए है? ये चैत्य के लिए प्रसिद्ध है। और चैत्य किसे कहते हैं? तो चैत्य जो होता है ये बौद्ध धर्म में जो है पूजा स्थल होता है, उसमें जो है अंदर में स्तूप बने होते हैं, आप इस मैप पे चित्र में देख सकते हैं। तो चैत्य क्या होता है? एक पूजा स्थल होता है, और ये कार्ले जो है महाराष्ट्र में, वहीं पर सातवाहन कालीन गुफाएं पाई गई हैं, और ये चैत्य है एक पूजा स्थल पाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, सातवाहन कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला है, नागार्जुन कोंडा के स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित है, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी मिले हैं, बिल्कुल सही है। अमरावती में बुद्ध को उपदेश देते हुए दर्शाया गया, बिल्कुल सही है। तो इस पर कोई भी गलत नहीं है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 135 वर्ष का अंतर होता है। कैसे? विक्रम संवत 57 BC में शुरू हुआ था, और ये 57 के बाद ये जो है धीरे धीरे करके 0 पहुंच गया, और 78 ईस्वी में शुरू हुआ था क्या? तो शक संवत शुरू हुआ, तो 57 में जब 78 को हम जोड़ देंगे तो प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 135। तो विक्रम संवत और शक संवत के बीच में 135 वर्षों का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष का जो है वो किसके समय में थे? तो ये कनिष्क के समय में, और ये बौद्ध जो संगीति हुई थी ये उसके अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष थे। तो कनिष्क के समय में जो है ये उन्हीं के समय के ये विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो भारत पर सबसे पहले कौन आक्रमण किया? तो सबसे पहले आक्रमण किया था यूनानियों ने, यूनानियों के बाद शकों ने, और शकों के बाद कुषाणों ने आक्रमण किया था। और शक और कुषाण दोनों मध्य एशिया से भारत पर आए थे, चीन की ओर से आए थे हमारे यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले यूनानियों ने, फिर शकों ने, और फिर कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। पहला है, गुप्त मूलतः वैश्य थे, ये बिल्कुल सही है। गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना विस्तृत था, ठीक है, नहीं, उससे थोड़ा छोटा था, क्योंकि अफगानिस्तान तक इनका साम्राज्य नहीं था गुप्त साम्राज्य का, जबकि मौर्य साम्राज्य था वहां तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये नहीं था आपका, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। पहला जो है आपका ऑप्शन है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। गुप्त काल के शासक सातवाहनों के सामंत थे, नहीं, कुषाणों के सामंत थे, ये गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर गलत हो गया। अब 2 नंबर यहाँ भी है, 2 नंबर यहाँ भी है, और 2 नंबर यहाँ भी है, तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब चाहे तीसरा ऑप्शन नहीं भी पढ़ेंगे तब भी ये क्वेश्चन बी होगा, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ देते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों से कुषाण और पुरावशेषों के बाद गुप्त पुरावशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि ये कुषाणों के सामंत थे, कौन? गुप्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो आप इस तरह से भी आंसर बिना, अगर आपको नहीं भी आता है ऑप्शन तब भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत कब की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई थी? 319 और 320 ईस्वी में की गई थी, गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसके अलावा बहुत सारे संवत शुरू किए गए हैं और सबको यहाँ मैंने एक लिस्ट दे दिया है, इस लिस्ट को नोट कर लीजिएगा। मैंने अपने वीडियो ये यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में भी मैंने डाल रखा था, पोस्ट में भी डाल दूंगा, और यहाँ भी मैंने लगा दिया। तो जितने भी संवत भारत में शुरू किए गए आप इसको देख लीजिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम इसी 319 में राजा बना था, तो उसी समय गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इस लिस्ट को भी मैंने दे दिया, इसको आप अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका,
समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है उसका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी के बीच था। ये बिल्कुल सही है। वह अशोक के समान शांति और अनाक्रामक का पालन करता था। नहीं, वो शांति का पालन नहीं किया था। कौन? समुद्रगुप्त। इसने जो है युद्ध किया था और इसी कारण से भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों कट जाएगा। हरिश्चंद्र उसका दरबारी कवि था, बिल्कुल, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। तो जब याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त जिस समय राजा था उस समय श्रीलंका का राजा कौन था? मेघवर्मन था। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। ये भी बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त का अभिलेख अयोध्या से प्राप्त हुआ है। नहीं, प्रयाग से प्राप्त हुआ है। ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासन काल में जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्यों को क्या कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त के समय में जो जंगली राज्य थे उसको क्या कहते थे? उसे हम आटविक राज्य कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें हमेशा इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, लिखा है उसने पश्चिमी समुद्र तट प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर कब्जा किया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाई थी। बिल्कुल सही है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। बिल्कुल सही है। शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य बना था, वो उपाधि लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्रोत से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व पश्चिमोत्तर भारत और बंगाल तक स्थापित किया था? तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दिल्ली स्थित लौह स्तंभ अभिलेख से मिलती है। तो दिल्ली में आप इस चित्र में देख सकते हैं, लाल जो कुतुब मीनार है वहीं पर जो है ये एक लौह स्तंभ लगाया गया है और उसी पे लिखा हुआ है कि चंद्र नामक राजा ने पश्चिमोत्तर भारत और बंगाल पर विजय की थी। तो उसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है दिल्ली स्थित लौह स्तंभ लेख से। ये आपका कुतुब मीनार के पास स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, मेघदूत के रचयिता कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। यह दरबार कहाँ लगता था? तो यह दरबार उज्जैन में लगता था। याद रखना, क्योंकि उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी और कालिदास इन्हीं के दरबार में सबसे बड़े संस्कृत के विद्वान थे और 9 रत्नों में एक थे। सबसे प्रमुख यही थे 9 रत्नों में, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न भी रहते थे। नेक्स्ट है आपका, गुप्त वंश के शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी आडंबरपूर्ण उपाधि धारण नहीं की थी? तो गुप्त राजा परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करते थे, परम भट्टारक की उपाधि भी धारण करते थे, लेकिन देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण नहीं करते थे। और क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये उपाधि अशोक ने धारण किया था, ये धारण उन्होंने नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, गुप्त काल में मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार बिष्टी कराया जाता था। यह क्या होता था? तो बिष्टी या बेगार क्या है? एक प्रकार का निःशुल्क श्रम होता था। काम करवाते थे लेकिन निःशुल्क तरीके से, इसी को हम बेगार या बिष्टी कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है? मतलब कि जैसे आज की बात करें तो आज सबसे निम्न स्तर पर शासन में गांव होता है। गांव के बाद आपका देखेंगे तो गांव के ऊपर जाएंगे तो ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद तहसील होती है, तहसील के बाद जिला होता है, ऐसे होता है। तो उस समय क्या होता था? तो सबसे पहले जो होता था वो होता था ग्राम, ग्राम के बाद बीथी तहसील को कहते, एक तरह से ब्लॉक को कहते थे, विषय होता था जिला को कहते थे, भुक्ति होता था राज्य, और राज्य का यहाँ मतलब हो गया देश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, गुप्तकालीन किस स्रोत से जानकारी प्राप्त होती है कि शिल्पी, वणिक और जो है लिपिक
एक ही संस्था में कार्य करते थे। ठीक है, तो शिल्पी हो, चाहे वणिक हो और चाहे लिपिक हो, ये सब लोग गुप्त काल के अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते थे। और ये सब इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वैशाली से प्राप्त सीलों से, जो वैशाली से जो मोहरें मिली हैं वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है आपका, आर्थिक जीवन की जानकारी जो है फाहियान की यात्रा वृत्तांत से मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जैन धर्म को धनी वर्ग का समर्थन प्राप्त था, तो धनी वर्ग का समर्थन नहीं, व्यापारी वर्ग का समर्थन प्राप्त था, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ गलत हो जाएगा। अगर तो 2 नंबर अगर गलत होगा तो इसमें 2 नंबर यहाँ भी है, 2 नंबर यहाँ भी, दोनों ऑप्शन कट गए। मगध नगरों और धनवानों से भरा हुआ क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे दिनार कहते थे। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका, गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है आपका, सिक्कों पर युद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है, बिल्कुल सही है। तो इस पे चित्र जो सिक्कों बनता था उस पे जो है कला का और युद्ध दोनों का उल्लेख मिलता है। गुप्त शासकों के सिक्के कुषाण सिक्कों की तरह शुद्ध थे नहीं, अलग थे। इस काल में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए थे, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि सत्य पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस स्थान पर सर्वप्रथम ब्राह्मण पुरोहित का भू स्वामी के रूप में उदय हुआ था? तो ब्राह्मण पुरोहित के रूप में भूस्वामियों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये मध्य प्रदेश में है, याद रखना। और इसे मध्य देश कहते थे। तो गुप्त काल में उज्जैन राजधानी थी, और जब फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था तो उसने कहा था कि मध्य देश ब्राह्मणों का देश है, उसने इसके बात के बारे में बताया भी था। नेक्स्ट आपका, गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो शूद्रों की क्या स्थिति थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है आपका, इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्हें रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार दिया गया था, बिल्कुल सही है। वह कृष्ण नामक नए देवता की पूजा कर सकते थे, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पति के मरने पर उसकी पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने वाला पहला अभिलेखीय प्रमाण कब प्राप्त हुआ है? तो ये 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। यह गुप्तकालीन अभिलेख है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि जो है सती प्रथा का प्रचलन था और महिलाओं को जो है आत्मदाह मतलब पति की चिता पर रख करके जलाया जाता था। तो इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख मिलता है, भानुगुप्त, ये गुप्त काल का अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, गुप्तकालीन स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है, विवाह के समय वधू को भेंट किया जाने वाला धन स्त्री धन कहलाता था, बिल्कुल सही, आज भी कहलाता है। कात्यायन के अनुसार, मतलब कात्यायन एक विद्वान थे, स्त्री अपना स्त्री धन बेच सकती है, बिल्कुल सही है। जमीन में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, बिल्कुल सही है। तो इसका सत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है आपका सी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है आपका, गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना प्रारंभ हो गया था? नहीं, राजाश्रय मिलना प्रारंभ पहले से हो गया था। बौद्ध धर्म को पहले से ही राजा प्रश्रय देते थे, मौर्य काल से ही। ठीक है, उसके पहले से मिलता आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला अगर ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों कट गया। अब इन्हीं दोनों में हमें आंसर निकालना है। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था, बिल्कुल जो है सही है। भागवत देवता जनजातीय सरदार का दिव्य प्रतिरूप समझे जाते थे, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हुई, कला के क्षेत्र में प्रगति हुई, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई, शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ है। तो इसमें जो है पूछा गया है
क्योंकि, तो इसमें याद रखना जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें कला क्षेत्र में प्रगति हुई है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। तो कला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति होने के कारण इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्नों से सुसज्जित था, नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, ये गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर अगर यहाँ गलत हो गया तो 2 नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों ऑप्शन कट गया। अब तीसरे वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं। अजंता की चित्रकला गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बिल्कुल सही है, कि अजंता की कला का संबंध गुप्त काल में है और बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही हो गया। तो अगर हमें ऐसे ही जानकारी की मिलती रहेगी, पढ़ते रहेंगे डिटेल में, तो हमें ऐसे आंसर निकालने में आसानी होगी। इसीलिए मैं इसको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। किस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सा सुमेल नहीं है। एक तरफ पुस्तक दी गई, एक तरफ रचनाकार दिया गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक की बिल्कुल सही, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की बिल्कुल सही, अष्टाध्यायी पर्णनी की पुस्तक है ना कि पतंजलि की पुस्तक है, तो गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। जबकि अमरकोश अमर सिंह की पुस्तक है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। आर्यभट्टकृत आर्यभट्टीय गणित की पुस्तक है, ये जो है ये ऑप्शन दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, रोमक सिद्धांत नामक रचना का संबंध खगोल शास्त्र से है, ये भी बिल्कुल सही है। ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में भारत में दशमलव पद्धति का ज्ञान हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है। गुप्त काल में धातुओं को मिलाने का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल सही है। महरौली लौह स्तंभ में उत्तम किस्म के लोहे का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो महरौली लौह स्तंभ ये कहाँ पर है, अभी मैंने आपको बताया, आपको दिखाया भी था, ये कुतुब मीनार के प्रांगण में है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, तो मतलब अभिलेख के साथ वो है आपका स्तंभ लेख है। और ये ऐसा लोहे का उपयोग किया गया जिसमें आज भी जंग नहीं लगी है, आज भी वो खराब नहीं हुआ है और बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आज भी वो खड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे उत्तम किस्म के लोहे का उपयोग किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, शूद्रक, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा भी गया था। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था। ऐसी पुस्तकों के विषय भी पूछ दिए जाते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है, एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। गणिका मतलब बेश्या की पुत्री की प्रेम कथा एक धनी व्यापारी के साथ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। मतलब गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण था। कमजोर उत्तराधिकारियों का होना, बिल्कुल सही है, किसी भी राजवंश के लिए जरूरी है। हूणों द्वारा आक्रमण, तो गुप्त साम्राज्य के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में, जिसने जो है गुप्त काल को पतन की ओर ले गया, बिल्कुल सही है। सामंतों द्वारा विद्रोह किया जाना, यह भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये तीनों कारणों की वजह से, मुख्य कारण यही हैं जिनकी वजह से गुप्त साम्राज्य पतन की ओर चला गया। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूणों द्वारा गुप्त शासकों को पराजित करने में मुख्य रूप से क्या सहायक रहा। तो जब हूण हमारे यहाँ आक्रमण करने आए थे और गुप्त राजाओं को पराजित किया था, तो उसके पीछे क्या कारण था, मुख्य कारण क्या था। तो पहला है उत्तम घुड़सवार, इनके पास उत्तम घुड़सवार सेना थी। रकाबों का प्रयोग करते थे, घोड़े पर बैठा हुआ धनुधर होते थे, तो तीनों काम था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट आपका, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए संघर्ष का क्या परिणाम रहा। तो याद रखना, कन्नौज में हर्षवर्धन शासन कर रहा था और आपका जो कर्नाटक का बीजापुर है वहाँ पर आपका चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय शासन करता था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो संघर्ष का क्या परिणाम रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा, तो इसमें हर्ष को पराजय मिली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हर्षवर्धन शासन काल में कौन सा तीर्थ यात्री मध्य एशिया को पार करते हुए भारत
पहुंचा था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। CU की नामक पुस्तक लिखा था ह्वेनसांग ने, और ह्वेनसांग ही हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब की हमें क्या करना है, असत्य कथन को खोजना है। पहला है, चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध परिषद में हिस्सा लिया था। बिल्कुल गलत है, तो एक गलत हो जाएगा। तो एक यहाँ भी है और एक यहाँ है, दोनों ऑप्शन कट जाना चाहिए और दोनों ऑप्शन उसमें हो भी जाएगा क्योंकि असत्य पूछा गया है। तो एक तो बिल्कुल सही है, ठीक है, एक गलत हो जाएगा। दूसरा, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया। नहीं, उसने बताया बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं है, बौद्ध धर्म को इज्जत देने वाला व्यक्ति है, मतलब मानने वाला व्यक्ति है, सभी धर्मों को मानता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएंगे क्योंकि असत्य पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हर्षवर्धन के समकालीन किस राजा ने बोध गया में बोध वृक्ष को काट डाला था? तो बोध गया में बोध वृक्ष को काटने वाला शासक कौन था? शशांक था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा A। ये बंगाल का शासक शशांक था, इसी ने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था क्योंकि ये जो है शैव धर्म को मानता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में भारत की सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, पहला है, भारत में जाति प्रथा की प्रधानता थी। ये ह्वेनसांग कहता है, बिल्कुल सही है। अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, बिल्कुल सही है। भारत के लोगों को जल्दी गुस्सा आता था परंतु वे ईमानदार होते थे, बिल्कुल सही है। आज भी ऐसा है, ईमानदार भी हमारे यहाँ है और गुस्सा तो नाक पे बिल्कुल हमारे देश के लोगों के बैठी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका, हर्ष के साम्राज्य में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, विधि व्यवस्था वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। डाकुओं ने ह्वेनसांग का सामान लूट लिया था, बिल्कुल सही है। देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का विधान नहीं था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, क्योंकि ह्वेनसांग को कश्मीर में लूटा गया था, क्योंकि कश्मीर के रास्ते से आया था तो वहाँ लूटा गया था। तो जब अगर लूटा जा रहा है इसका मतलब शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। ठीक है, ये हर्ष ने कहा भी, ये ह्वेनसांग ने कहा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हर्षकालीन बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, मैं पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बटे हुए थे इसके समय में, बिल्कुल सही है। बौद्धों का सबसे विख्यात केंद्र नालंदा था, बिल्कुल सही है। नालंदा में हीनयान संप्रदाय का दर्शन पढ़ाया जाता था, बिल्कुल गलत है। नालंदा में महायान संप्रदाय का दर्शन पढ़ाया जाता था, ना कि हीनयान का। तो ये गलत हो जाएगा, तो C नंबर गलत हो जाएगा। नालंदा में 10,000 छात्र पढ़ते थे, बिल्कुल सही है। तो C इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह के मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मैं ला के आपको करा दूंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।